हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों कैसे हो आप सब। आपका जो कल चैप्टर हमने पढ़ा था वो एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड पढ़ा था, उसकी प्रॉब्लम्स पढ़ी थी हमने, उसके रीजन जाने, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं इकोनॉमी में, हमने वो जाना। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को करेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे करेक्ट करेंगे, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, इकोनॉमी को कैसे हम ग्रोथ और स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों हम लोग करेक्टिव मेजर्स की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? करेक्टिव मेजर्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। तो हम लोग एक तो इसकी बात कर रहे थे, एक्सेस डिमांड की और डिफिशिएंट डिमांड की, तो इकट्ठा उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो दोनों तरीके की प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर हमको फेस करनी पड़ती है बच्चों, इसको ठीक करने के लिए हमारे पास दो टूल हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये दो लोग वही हैं जिनकी मनी सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहले कौन होते हैं? पहले होते हैं गवर्नमेंट। दूसरे कौन होते हैं? वो होते हैं बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम का हेड कौन है? कौन है अपेक्स अथॉरिटी? दैट इज सेंट्रल बैंक, मतलब हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ब्रॉडली दो तरीके के मेजर्स इस्तेमाल होंगे इसमें, इन दोनों प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। एक का नाम होता है बेटा फिजिकल मेजर्स। क्या नाम है? फिजिकल मेजर्स। और दूसरे का नाम क्या है बच्चों? मॉनिटरी मेजर्स। मॉनिटरी मेजर्स। भैया ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है। हाँ बच्चों, ये सुना सुना सा ही है। ये मॉनिटरी मेजर्स है। मॉनिटरी मेजर्स का मतलब मॉनिटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करती है कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को इकोनॉमी में। ठीक है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मॉनिटरी मेजर जो है वो एक कंट्रोलिंग टूल है। आरबीआई क्या करती है? इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड को, ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग ऑफ मनी सप्लाई। हाँ जी भैया जी, बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ मेरे बच्चों, क्यों नहीं आएगा, है इजी। कंट्रोलिंग ऑफ मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई को यहां कंट्रोल करते हैं। फिजिकल मेजर जो है इसका लेना देना किसके साथ है बच्चों? ये है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? इस दोनों प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, इकोनॉमी में स्टेबलाइज करने के लिए, ग्रोथ को मेक श्योर करने के लिए, वो गवर्नमेंट जो जिस मेजर का इस्तेमाल करती है दैट इज नोन एज फिजिकल मेजर्स। ठीक हो गया। अच्छा, फिजिकल मेजर्स में बेसिकली दो बातें होती हैं बच्चों, दो। देखो, पहली बात ये होती है कि गवर्नमेंट जो है वो करती है स्पेंडिंग। इकोनॉमी में मनी सप्लाई करने का काम इनका भी तो है। अब गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग करेगी तो पैसा मार्केट में जाएगा। पैसा मार्केट में ऑलरेडी है। अगर मैं बात करूं एक्सेस डिमांड की, तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत पैसा है, तो ही तो लोग डिमांड कर रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जनता के हाथ में जो पैसे हैं उसको नीचे लाना पड़ेगा, उनसे पैसे लेने पड़ेंगे ताकि उनके पास पैसे कम हो और वो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए एडिशनल जो एक्सपेंडिचर वो लोग कर रहे हैं वो थोड़ा कम कर दें। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को अगर हम कहें कि एक्सेस डिमांड के केस में, किसमें? एक्सेस डिमांड के केस में क्या करना पड़ेगा? पैसों को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर रही है, गवर्नमेंट कैसे स्पेंडिंग करती है बच्चों? देखो, या तो हेल्थ सेक्टर पे खर्चा करेंगे, या स्कूल पे खर्चा करेंगे, वेलफेयर प्रोग्राम पे लोग सरकार खर्चा करती है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए जो खर्चा होते हैं, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम के लिए जो खर्चा होता है, रोड बनता है, कंस्ट्रक्शन होती है, डैम बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, इन सब में जो खर्चा होता है, कई बार किसी सेक्टर को उछालने के लिए, सेक्टर को और तरक्की देने के लिए, सेक्टर वैसे ही बर्बाद पड़ा हुआ है मान लो, उसको और ठीक करने के लिए उनके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको सब्सिडी भी देने का काम करते हैं। तो देंगे तो पैसा तो बढ़ेगा मार्केट में, तो मार्केट में क्या करना है? पैसे को रोकना है। इसलिए ये लोग कंट्रोल नहीं करते हैं मनी सप्लाई को, कंट्रोल नहीं करते। क्या करते हैं? ये करते हैं मैनेज। कैसे करते हैं भैया? फिजिकल मेजर एक पॉलिसी है। फिजिकल मेजर एक फिजिकल पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट बजट बनाती है। अभी देखो, अभी हाल ही में 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। उसमें क्या उन्होंने बात बोली है या क्या वो बोलती हैं? अगर एक्सेस डिमांड की केस आया तो वो अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैनेज करेंगी और मैनेज करके वो मनी सप्लाई को मार्केट में जाने से रोकेंगी।
या मार्केट में उनको भेजेंगे, या तो इंजेक्शन होगा मनी सप्लाई का मार्केट के अंदर या फिर लीकेज होगा। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को एक्सेस डिमांड के केस में क्या करना है बच्चों, कम कर दो भैया। कम कर देंगे तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो कम डिमांड करेंगे, प्रॉब्लम एक्सेस डिमांड की नीचे आ जाएगी, थल्ले आ जाएगी, ठीक है। चलो तो ये तो क्लियर हो गया। अच्छा दूसरी जो चीज है वो है बेटा इनका सबसे खतरनाक हथियार उसका नाम है टैक्सेस। अच्छा मैंने खतरनाक क्यों बोला, इसका इतिहास बड़ा पुराना है, टैक्स का लगान वगैरह जो बोलते थे ना, तो इसका कभी पढ़ेंगे, कभी तसल्ली से पढ़ाएंगे इसको डिटेल में, ये टैक्स का क्या इतिहास है, ठीक है। तो टैक्स जो है वो अगर मैं दो केस बोलूं कि सर एक्सेस डिमांड के केस में क्या होगा, एक्सेस डिमांड के केस में क्या होगा या डिफिशिएंट डिमांड के केस में क्या होगा, बेटा आपको खुद ही अंदाजा होना चाहिए। कैसे अंदाजा लगाएं सर, आपके पास पैसे ज्यादा है ना, कौन सा पैसा ज्यादा है, डिस्पोजेबल इनकम जिसको आप सीधा सीधा खर्च करने जा रहे हो। अगर जनता के हाथ में वो कम होगा तो कम खर्चा करेंगे, तो जनता के हाथ में कम कब होगा डिस्पोजेबल इनकम, वो तब होगा जब उनके हाथों में पैसा ना रहे। पैसा क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि टोटल इनकम में से डिस्पोजेबल इनकम कैसे आती है, उनके टैक्स को माइनस कर दो। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार को एक्सेस डिमांड रोकनी है, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना है, तो फिर यहां पर भारत की सरकार या कोई भी सरकार क्या करेगी, टैक्स को बढ़ाएगी। टैक्स बढ़ते ही जो डिस्पोजेबल इनकम जनता के पास बचेगा, सो पीपल विल नॉट लेफ्ट विद मच मोर बैलेंस। जब उनके पास बैलेंस बचेगा नहीं तो कहां से कंजम्पशन करेंगे या कहां से खर्चा करेंगे, ऑटोमेटिकली एडी फिर से नीचे आ जाएगी। तो ये दो ब्रॉडली है फिजिकल मेजर में। तो एक्सेस डिमांड में टैक्सेस क्या होगा बेटा जी, बढ़ जाएगा। और मान लो डिमांड बहुत कम है बच्चा, डिमांड बहुत कम है। डिमांड क्यों कम है, क्योंकि जनता के पास पैसे ही नहीं है। अभी कोविड-19 था, सिचुएशन आती रहती रिसेशन की, जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा पहुंचाना पड़ेगा। अब सरकार थोड़ी कोई ये कोई लड्डू थोड़ी बट रहा है कि सबको ज्यादा के 5-5 हजार रुपए दे दे, इकोनॉमी ही बैठ जाएगी, है ना, क्योंकि यूनिलेटरल हो जाएगा ना। फिर सरकार बिना कुछ किए दे रही है, सरकार तब दे जब सामने से भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ताकि इकोनॉमी के अंदर बायलेटरल एक्टिविटी बनी रहे, तुम भी कुछ करो हम भी कुछ करें। फ्री में बांट के तो इकोनॉमी नहीं चलती ना बच्चों, बाकी तो आप समझदार हुई, ठीक है। एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड में इंक्रीज करना है टैक्स को, ठीक है, और डिफिशिएंट डिमांड में टैक्स को कम करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता के पास पैसे रहें और वो जाके खर्चा करे मार्केट में, और ये डिफिशिएंट डिमांड का प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ये बात आपको समझ में आ गई, आई होप समझ में आ गई होगी। अच्छा यहां पे एक बार चलो आपकी मेमोरी चेक करता हूं। डिफिशिएंट डिमांड में अगर डिमांड डिफिशिएंट है, वैसा ही कम डिमांड है, इस केस में गवर्नमेंट स्पेंडिंग का क्या करना होगा भैया, हमको पता है, क्या पता है हमको, बढ़ा दो भैया, बढ़ा दे। अच्छा कैसे बढ़ाएंगे, अच्छा गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ जाए, अच्छा हाँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो जनता के हाथ में पैसे पहुंचेंगे, और पैसे पहुंचेंगे तो डिमांड करेंगे। बिल्कुल, बड़े समझदार हो आप लोग, ठीक है। तो ये बातें आपकी हो गई यहां खत्म। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स आप दोनों समझ गए, आप पूरा का पूरा फिजिकल मेजर ही आपको समझ में आ गया। फिजिकल मेजर को फिजिकल पॉलिसी या इसको बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। चलिए चलते हैं मॉनेटरी मेजर्स पे। मॉनेटरी मेजर्स कैसे करें, मॉनेटरी मेजर्स बहुत आसान है बेटा, इसको पहले हम ये रफ करते हैं। मॉनेटरी मेजर्स में कंट्रोलिंग ऑफ मनी सप्लाई, तो कंट्रोलिंग ऑफ मनी सप्लाई के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने आपको बैंकिंग में भी सिखाया हुआ है। हाँ बट भैया क्या बताया था भैया, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, हाँ भैया ये तो इंस्ट्रूमेंट थे ना, हाँ 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 करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सब याद आ गया आपको, बहुत बढ़िया। और जिन बच्चों को याद ना आया वो क्या करेंगे, वो जाकर पहले रिवीजन करेंगे। कहाँ की भैया, सेंट्रल बैंकिंग के फंक्शंस की। भैया यहां से नहीं हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा, कर लेना, वहां भी आपका चैप्टर हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एंड अनदर वन इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपको पता है बेटा क्या क्या होता था, क्रेडिट राशनिंग होती थी, क्रेडिट राशनिंग होती थी। क्रेडिट राशनिंग क्या होती है भैया, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को आपको ज्यादा लोन देना है या कम लोन देना है, इस तरीके की चीज इसमें होती थी। ज्यादा लोन कब दोगे, ज्यादा लोन कब दोगे, जब उनका डिफिशिएंट डिमांड है। लोन कम कब कर दोगे, जब उनके पास ऑलरेडी डिमांड ज्यादा हो रही है, पैसा बहुत ज्यादा उनके पास है। दूसरा आपको पता है मोरल सुएजन होती थी बेटा, क्या होती थी, मोरल सुएजन, मतलब नैतिकता समझाते थे सेंट्रल बैंक आरबीआई को, कमर्शियल बैंक्स को,
कि सुनो तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुमको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, डी लाइसेंस कर देंगे, तुमको हटा देंगे। इस तरीके की चीजें आरबीआई जो है वो थोड़ा सा परसुएड और प्रेशर वाला गेम खेलती है कमर्शियल बैंक्स के साथ। तो ये दो चीजें तो यहां पे हो गई। इधर आते हैं हम लोग, क्वांटिटेटिव में पहली चीज आती है बच्चों मेरे बैंक रेट। हाँ जी, बैंक रेट। दूसरी क्या होती है? रेपो रेट। हाँ भैया ये तो अपने को पता है। तीसरी क्या थी? सेल ऑफ सिक्योरिटी वगैरह बोल सकते हैं, कैसे बोल देंगे? ओपन मार्केट ऑपरेशन कह लो बेटा, ये वर्ड आप पहले ही से जानते हो। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले हम लोग किसका पढ़े बेटा? पहले बैंक रेट पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें एक और कर लेते हैं ना बेटा, एलआरआर भी तो कर लेते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। ब्रॉडली हम लोग सीआरआर और एसएलआर की बात इसके अंदर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बैंक रेट पे आओ। बैंक रेट, अब देखो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कहां लें? इसको हटा देते हैं, अब हट गए। चलो देखो, मान लो कि यह है आपकी आरबीआई, ठीक है, यह है आपकी कमर्शियल बैंक, और यह है आप, मतलब हम, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक को लोन लेना होता है तो कहां जाते हैं वो लोग? पब्लिक को लोन किससे लेना होता है? कमर्शियल बैंक से। तो ये जाएंगे कमर्शियल बैंक्स के पास। कमर्शियल बैंक को लोन लेना तो किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास। कौन से वाला लोन लेने जाते हैं? लॉन्ग टर्म। तो अगर बेटा वो लॉन्ग टर्म लोन लेने जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? बैंक रेट। अगर वो शॉर्ट टर्म लोन लेने जा रहे हैं कमर्शियल बैंक आरबीआई से तो क्या बोलेंगे? रेपो रेट। ये बात का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। लेना कमर्शियल बैंक को आरबीआई से ही। अब आरबीआई जो है एक्सेस डिमांड के केस में क्या करती है? आरबीआई बोलती है कमर्शियल बैंक को कि भाई देखो हम तुम्हें देंगे महंगा। मान लो पहले 10% चल रहा था बैंक रेट, अब कहेंगे नहीं भाई 15% अब हम लेंगे तुमसे, तो कमर्शियल बैंक को महंगा पड़ेगा। कमर्शियल बैंक को महंगा पड़ेगा तो कमर्शियल बैंक सोचेगा यार कम देते हैं, छोड़ो कौन पड़े, चक्करों में कौन पड़े, करेक्ट। तो कमर्शियल बैंक जो है वो हमारी पब्लिक को भी महंगा ही देगा। और पब्लिक होती है क्या? पब्लिक सब जानती है, पब्लिक बहुत होशियार है। पब्लिक कहेगी यार 10% पे बात बन रही थी, 15% पे दे रहे हैं, एक काम करते हैं प्लान को अभी हटा देते हैं कुछ समय के लिए। तो वो बोरोविंग कम करते हैं कमर्शियल बैंक से। जब कम करेंगे तो पैसा कम पहुंचेगा, जनता के पास पैसा कम, इसका साफ मतलब डिमांड करेंगे कम, ईडी आ जाएगा नीचे। तो एक्सेस डिमांड के लिए तो ये चीज है। तो एक्सेस डिमांड अगर होगा तो क्या होगा बच्चों? भैया ये बढ़ जाएगा। अच्छा, और डिफिशिएंट डिमांड में भैया ये नीचे आ जाएगा। हाँ, डिफिशिएंट डिमांड में ये नीचे हो जाएगा। आरबीआई कहेगी एक काम करो, पैसे है नहीं मार्केट के अंदर, पब्लिक को बहुत ज्यादा लोन चाहिए, दो इनको। कैसे लोन दो? कमर्शियल बैंक कहेंगे हम महंगा क्यों लेंगे? कहते हैं महंगा की जरूरत नहीं, 10% पे बात हो रही थी, एक काम करो 8% पे ले लो। कमर्शियल बैंक को सस्ता लगेगा, कमर्शियल बैंक एकदम खुश, कमर्शियल बैंक पर थोड़ा सा सस्ता पब्लिक को देगा, पब्लिक को सस्ता मिलेगा, पब्लिक खरीदना शुरू, लोन लेना पहले शुरू करेगी, लोन के बाद फिर उससे खर्चा करेगी मार्केट में, और डिफिशिएंट डिमांड का प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये गवर्नमेंट जो हमारी चीज करती थी ना, गवर्नमेंट जो चीज करती थी, गवर्नमेंट अगर खुद नहीं स्टेबल है तो वो कहां से इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेगी? हमारी इंडियन की जो गवर्नमेंट है अभी फिलहाल वो अच्छी चल रही है, स्टेबलाइज गवर्नमेंट है, पॉलिटिकली स्टेबल है, और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है वो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। मतलब पॉलिटिक्स से इकोनॉमी ड्राइव हो रही है, इकोनॉमी से पॉलिटिक्स ड्राइव हो रही है। हमारी सरकार स्टेबल है। पाकिस्तान को देख लो ना आप, पाकिस्तान, खैर क्या ही बात करनी इसकी, पर चलो समझाने के लिए कर लेता हूँ। पाकिस्तान की जो सरकार है वो खुद नहीं स्टेबल है। उनके 75 साल में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा जिसने पूरा 5 साल अभी पूरा भी किया हो। आज चुनाव होता है, कल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, परसों उनका कोई सेना का अधिकारी आके कनपट्टे पे गन रखता है, कहता है हटो। तो कहने का मतलब यह है कि स्टेबलाइज नहीं है वो लोग, और वो स्टेबल नहीं होने के कारण जो फिजिकल पॉलिसी उनको इस्तेमाल करनी होती है वो भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि केवल पॉलिसी बनाने से थोड़ी होता है। अब क्रिकेट की टीम है, 11 प्लेयर्स हैं, एक से एक प्लेयर आपने रख दिए, प्लान बना दिया कैप्टन ने या कोच ने, उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है, और एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ब्यूरोक्रेट्स की। अब ब्यूरोक्रेट्स वहां के गवर्नमेंट ही ऐसी है तो ब्यूरोक्रेट्स तो कैसे कैसे होंगे। ठीक है, चलो इनका एग्जाम्पल ले लिया। अब हम लोग आते हैं एलआरआर किस पे? रेपो रेट के केस में। रेपो रेट में बेटा सेम ही रहता है, एक्सेस डिमांड के केस में बढ़ा देंगे, डिफिशिएंट डिमांड के केस में कम कर देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल ऑफ सिक्योरिटीज या फिर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करते हैं बेटा। आई होप ये पूरा दिख रहा होगा। सेल ऑफ सिक्योरिटी और बाइंग ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, पाकिस्तान की बात कहां से आ गई? सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज और बाइंग ऑफ सिक्योरिटी में। अच्छा, सेल ऑफ सिक्योरिटी का मतलब जनता के हाथ, जनता को क्या करेंगे? जनता को जैसे मान लो डिमांड बहुत ज्यादा है,
बहुत सारा पैसा है जनता के पास, क्या करेंगे, ओके इनसे पैसा खींचना है, पैसा खींचने के लिए क्या करेंगे, इनसे हम लोग सेल करना शुरू करेंगे। तो जब आरबीआई जो है वो सिक्योरिटीज बेचेगी जनता को, तो जनता के पास पैसे थे, पैसे से वो सिक्योरिटीज खरीद लेंगे, जनता के पास अब पैसे नहीं है, अब उनके पास सिक्योरिटीज है, और सिक्योरिटी से तो क्या ही खरीदा जाएगा, खरीदा किससे जाता है, मनी बैलेंस से, मनी बैलेंस उनके पास अब है नहीं, चुपचाप धीरे 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 एडी अपने आप नीचे आ जाएगी। तो बहुत सुमड़ी में घुमड़ी वाला खेलते हैं आरबीआई, है ना, कंट्रोल करते हैं बकायदा। चलो बाइंग के केस में क्या करेंगे, बाइंग कब करेंगे, कहते यार इनके पैसे बाइंग तो कर ली, अब हम लोग ना पैसे को भेजना चाहते हैं, तो जनता के पास पैसे कैसे भेजेंगे, एक काम करते हैं इनसे सिक्योरिटीज वापस खरीद लेते हैं। तो डिफिशिएंट डिमांड के केस में बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज होगी, किसमें बेटा, डिफिशिएंट डिमांड में। और ऊपर वाला सेलिंग कब करेंगे, जब उनको कंट्रोल करना होगा, मतलब एक्सेस डिमांड के केस में। ठीक है, फटाफट से रिवीजन हो रही है, शाबाश, एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आना, हाँ भैया बिल्कुल लेके आएंगे। और लास्ट है बेटा एलआरआर, एलआरआर में कौन है बेटा, सीआरआर और एसएलआर। बेटा सीआरआर तो आपको पता ही है, सीआरआर का मतलब है कि जो टोटल डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक्स के पास, उसका कुछ परसेंट जो आरबीआई ने तय किया होता है जाके आरबीआई के पास जमा करना होता है, ठीक है। और एसएलआर जो होता है उसका कुछ पोर्शन अपने पास भी लिक्विडिटी के रूप में उन्हें रखना पड़ता है। तो अगर एक्सेस डिमांड का केस है, एक्सेस डिमांड का केस है, तो क्या करना पड़ेगा, मान लो कि 100 रुपए है कमर्शियल बैंक के पास और 10% है उसका सीआरआर। सीआरआर मतलब है जनता जो पैसा इनके पास डिपॉजिट हुआ है वो जाके आरबीआई के पास रखेंगे। अब 100 में से 10 रख दिया, कितना बचा, 90। पैसा पहले ही बहुत सारा पड़ा है, क्या किया जाएगा, आरबीआई कहेगी 10 नहीं 20% होगा। तो अब कमर्शियल बैंक को कितना देना पड़ेगा, 100 का टोटल डिपॉजिट का 20 रुपीज। अब कितना बचा इनके पास, 80। जब इनके पास देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जनता के पास पैसा कम पहुंचेगा, और पैसा कम पहुंचेगा इसका मतलब कि फिर एडी ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। और एसएलआर का भी सेम ही है। तो अगर इन एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, बढ़ा दो दोनों को, और अगर डिफिशिएंट डिमांड की केस है, घटा दो दोनों को। हाँ जी सर, एकदम क्लियर हो गया। तो बच्चों इस टॉपिक के साथ आपने कर ली अपनी बढ़िया से इस चैप्टर की रिवीजन, और डिटेल्ड रिवीजन भी कर ली है। जिन बच्चों ने इसे ना देखा हो पार्ट 1 को, पहले पार्ट 1 देख लेना, बहुत इजी है, बहुत आसान सा चैप्टर है। यहां पर ये हो गया फिनिश, ठीक है। अब मैं मिलता हूं आपके साथ, आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं बढ़िया किसी चैप्टर के साथ। आप तब तक बने रहिए, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ना, समझ में आ रहा हो सारी चीजें, तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट्स कर दो अपने प्यारे प्यारे, और अपने सभी दोस्तों के बीच में इसे शेयर कर दो, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।